हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर साइंस का, चैप्टर नंबर 3 बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th की साइंस है और चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आनुवांशिकता होती क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग डालना आप लोग आनुवांशिकता। ठीक है बच्चों, आनुवांशिकता की हेडिंग डाल देना। अब इसमें पॉइंट बना के लिखते चलो ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया उसी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखना आप, सबसे पहला पॉइंट, आनुवांशिक शब्द का प्रयोग, आनुवांशिक शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। क्या है सबसे पहला पॉइंट? आनुवांशिक शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। किसने किया? बेटसन कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था इस शब्द का प्रयोग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना, आनुवांशिकता का पितामह, आनुवांशिकता के पितामह, पितामह मतलब जिन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करी, जिन्होंने बताया ज़्यादातर। आनुवांशिकता के पितामह कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, जॉन मेंडल है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट दो चीज़ें तो हो गई बच्चों, अब तीसरा पॉइंट लिखना, इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखोगे आप लोग, लिखो, माता पिता से आनुवांशिक गुणों और लक्षणों का संतति पीढ़ी में आना, संतति पीढ़ी में आना आनुवांशिकता कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। माता पिता से आनुवांशिक गुणों या लक्षणों का संतति पीढ़ी में आना आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट सब समझा दूंगा एक साथ, है ना, टेंशन मत लेना। तीसरा पॉइंट लिख लिया। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट लिखे, फोर्थ नंबर का पॉइंट, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता या आनुवांशिका का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, आनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति, आनुवांशिकी है ना, वांशिकी, इंग्लिश में भी लिख लेना जेनेटिक्स, ऐसे लिखना आप जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। किससे हुई है बच्चों? जीन शब्द से हुई है। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने पॉइंट। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो क्या कह रहा है कि बेटसन ने बताया था इसके बारे में, फिर इसके पितामह कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे, है ना। फिर उसके बाद में ये बोला गया कि आनुवांशिक शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से GENE लिया गया है, जीन से हुई है। ठीक है, फिर एक पॉइंट हमने लिखा कि आनुवांशिकता क्या चीज होती है, कि आनुवांशिकता जो है ना, जैसे मान लो कि आज आनुवांशिकता नॉर्मली मैं बताता हूँ क्या चीज। जैसे मान लो अपने मम्मी पापा है, अब आपने देखा होगा क्या, जैसे आपके मम्मी पापा की आंखें होगी, है ना, नॉर्मली ऐसे होता है ना, उनके चेहरे जैसा ही आपका चेहरा होगा, या तो मम्मी के जैसे दिखोगे आप या पापा के जैसे दिखोगे, या तो आपकी आंखें उनके जैसे मिलेगी, बाल उनके जैसे मिलेंगे, नाक उनके जैसे मिलेगी, है ना। तो जैसे हमारे मम्मी पापा का चेहरा होता है, जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा दिखते हैं, उसी तरीके से जो है उनका बच्चा होता है, वो भी उनके जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो उनके जो लक्षण है ना, वही उनके बेटे में या बेटी में आते हैं। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं आनुवांशिकता। समझ में आया ना? मतलब क्या होता है कि ये जो जीन्स है ये ट्रांसफर हो जाते हैं आगे। ठीक है, मतलब जैसा अपने मम्मी पापा दिखते थे ऐसे इसी तरीके से चलती है दुनिया। ठीक है, उसी रूप में ये समझ लो आप लोग कि जैसे वो दिख रहे हैं वैसे हम लोग दिख रहे हैं, इन लक्षणों को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ते हैं इनको बोलते हैं आनुवांशिक। समझ में आया? अब अगला हेडिंग डाल के लिखो वंशागत लक्षण।
वंशागत लक्षण। क्या है वंशागत लक्षण? है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेरेडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स, वंशागत लक्षण, हेरेडिटरी। ठीक है, तो लिखना इसके अंदर पहला पॉइंट, वही पॉइंट डाल के लिखाएंगे, है ना। ये वह लक्षण होते हैं, ये वह लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसकी संतान में उत्पन्न होते हैं, माता पिता से उनकी संतान में उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, ये लाइन लिख लिया आपने। अब इसके बाद आप लोग लिखो, अगला हेडिंग डाल के लिखो लक्षणों की वंशागति के नियम। ठीक है, लक्षणों के वंशागति के नियम। बहुत सिंपल नोट्स बनवा रहा हूं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब अपन पहले ही यहां पर कवर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग लिखना लक्षणों के वंशागति के नियम, ऐसा हेडिंग बनाओ। और इसके अंदर एक और हेडिंग बनाएंगे अलग कलर से। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले मेंडल का योगदान, मेंडल का योगदान। ठीक है बच्चों, मेंडल का योगदान, जिसको मेंडलवाद भी कहते हैं, मेंडलवाद, और इंग्लिश वाले इसको मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलिज्म। ठीक है बच्चों, ऐसा ये मेंडल का योगदान है ना। अब इसके अंदर लिखो आप, इसके अंदर लिखना ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वंशागति के नियमों को बताया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वंशागति के नियमों को बताया था। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद अगली हेडिंग लिखना मटर के पादप का चयन। अब आपको पता ही होगा कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के पादप के ऊपर सब काम किया था। पादप मतलब पौधे बच्चों। ठीक है, पौधे, प्लांट पे, है ना। मटर के पादप का चयन, आखिर यही क्यों चयन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, कि भैया क्या कारण है कि मटर के पादप का ही सिलेक्शन हुआ? तो आप लिखो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, है ना। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख लो, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। ठीक है, क्या कारण है कि मटर का ही पादप चुना गया? तो पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, एक वर्षीय का मतलब 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला, समझना, एनुअल। ठीक है ना। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। सब समझा दूंगा मैं, आप पहले पॉइंट्स लिखते चले। ठीक है, अध्ययन संभव था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा और भी पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। स्वपरागण के द्वारा और भी पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट हो गए, है ना।
अब पहले इन तीनों को ही समझ लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या है, 1 वर्ष का पादप होता है। 1 वर्षीय पादप मतलब साल भर में एक बार आता है मटर। अब वो एक बार में, अगर एक साल भर में एक बार फसल आ रही है तो बहुत बढ़िया है, उस पर स्टडी करना आसान है। आप सोचो ना, मैं कोई सी ऐसी चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ जो आती 5-5, 10-10 सालों में एक बार है। अब 10 साल में मतलब मैं इंतजार करूँ उसका कि वो 10 साल बाद आए, उसके बाद में उसको पढ़ूँ, तो कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो उसकी बजाय मैंने क्या किया कि ऐसी चीज, ऐसे पादप उन्होंने सेलेक्ट करे जो 1 साल में एक बार आते हो। अब 1 साल में एक बार आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्टडी फटाफट कर लेंगे ना। साल भर तो कम टाइम होता है, अब इतना तो टाइम फसल को चाहिए ही होता है, मतलब है ना। तो उनको क्या करते हैं, 1 साल वाले पादप को सेलेक्ट कर लिया ताकि पढ़ाई करने में, उनके बारे में जानकारी निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, ऐसा। अब देखो इसका 4th पॉइंट लिखना आप लोग। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, एक और शब्द आया था, द्विलिंगी पुष्प। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो ये मटर के पौधे जो है ना, ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, है ना। मतलब इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, छोरे के गुण भी पाए जाते हैं और छोरी के गुण भी पाए जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्वपरपरागण कर लेते हैं, मतलब ऑटोमेटिक खुद से ही उत्पन्न होने लग जाते हैं, अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसमें किसी की दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती इनके अंदर। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं स्वपरपरागण, मतलब खुद से ही अपने ही समान और भी प्लांट्स को ये डेवलप्ड करते हैं, उनको अपने आप ही उनको उगाने लगते हैं बच्चों ये। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसका 4th पॉइंट, जैसे 1st, 2nd, 3rd लिखा, इसका 4th पॉइंट और लिख लो। इसका 4th पॉइंट क्या है कि मेंडल ने, लिखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया जो इस प्रकार है, ठीक है। अब वो अपन एक टेबल बनाएंगे। देखो टेबल क्या है, बनाते हैं ना, साथ के साथ बना लेना। पादप के लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। पादप के लक्षण इस तरफ यहां लिखेंगे प्रभावी और यहां लिखेंगे अप्रभावी, मतलब पौधा कैसा कैसा हो सकता है ना। ये चीजें अपन लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है पादप की ऊंचाई, है ना। तो हमने लिखा सबसे पहला नंबर पादप की ऊंचाई, लिखते चलो, ये सब काम आएगी आगे, है ना। पादप की ऊंचाई। अब प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा। पादप कैसा हो, लंबा हो। और आप याद रखना, इस लंबे को हम लोग बताएंगे भैया कैपिटल टी से। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल टी से, ठीक है, टॉल बोलेंगे, है ना। और लंबा और अप्रभावी क्या होता है, बोना, जिसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आगे बताऊंगा आपको ये सब चीजें। उसके बाद देखो पुष्प की स्थिति, सेकंड आता है पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति कैसी है, कक्षीय और अग्रस्त, ठीक है। कक्षीय हो जाए या अग्रस्त हो जाए, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। ये ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वाले का काम पड़ता है हमको, ये सब जरूरत नहीं पड़ती, है ना। पुष्प की स्थिति कक्षीय अग्रस्त मतलब फूल कैसा है, ऐसे गोल गोल है या और कोई डिजाइन है, इस टाइप से, ठीक है। परिपक्व फलों की आकृति, 3rd नंबर का पॉइंट क्या है, परिपक्व फलों की आकृति। परिपक्व फलों की आकृति। अब कैसी कैसी आकृति हो सकती है, फल आएंगे इसे, तो या तो फूली हुई या पिचकी हुई होगा, और क्या है, ठीक है। फूली हुई या संकीर्णित, संकीर्णित मतलब पिचकी हुई बच्चों, ठीक है, संकीर्णित, ये 4th हो गया। उसके बाद आता है पुष्प का रंग। अब पुष्प का रंग देखो आप, पुष्प का रंग। अब पुष्प का रंग 2 होता है, या तो हरा होएगा या फिर पीला होगा, सॉरी, पुष्प का रंग है बैंगनी या फिर सफेद, ठीक है। ये थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, है ना, बैंगनी या फिर सफेद,
ये पुष्प का रंग है। उसके बाद देखो फिर आता है यहां पर अपरिपक्व फली का रंग, ठीक है, अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग, ठीक है। अपरिपक्व फली का रंग कैसा दिखेगा? हरा या फिर पीला, ठीक है, हरा या फिर पीला। उसके बाद आता है बच्चों 6 नंबर पे, वो है बीज की आकृति और बीज का रंग, ठीक है। तो बीज की आकृति, बीज की आकृति कैसे कैसे? गोलाकार या झुर्रीदार, ये भी बड़ा काम का है, ये काम आएगा अपने, है ना, गोलाकार या फिर झुर्रीदार, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी अपन काम में लेंगे। बस यही 2 ही आते हैं इस चैप्टर में ज्यादातर तो, ठीक है, बाकी कोई वो नहीं है। और एक और है बीज का रंग पीला और हरा, बीज का रंग, बीज का रंग कैसा होगा? या तो पीला होगा या फिर हरा होगा, ठीक है बच्चों, ये भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है, बाकी और कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वाली आप सारणी बना लो और आपको ये थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके अंदर और क्या है, लंबे को हम लोग कैपिटल टी से बताएंगे और छोटे को जो है बोने वाले को अपन स्मॉल टी से बता देंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना बच्चों। तो आप ये टेबल बना लो, है ना, वीडियो को पॉज करके बना लेना, मैं बिगाड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, अब आता है बच्चों अगला हेडिंग डाल के लिखना। देखो इन सबको पढ़ने से पहले, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो शब्दावली काम में आती है ना इसके अंदर, वो अपन पहले से ही पढ़ लेते हैं। मतलब अपन पहले इन शब्दों को तो समझे कि कौन किसको क्या बोलना है, किस चीज़ को क्या बोलना है, तो अपने लिए चैप्टर आसान पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अपन लिखो आनुवांशिकी शब्दावली, अगला हेडिंग डाल के लिखेंगे आनुवांशिकी शब्दावली, ठीक है, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नंबर पे आता है जीन, ठीक है। तो जीन देखो सबसे पहला हेडिंग डाल के लिखना आप लोग, जीन। लिखो जीन के अंदर लिखो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं, ठीक है बच्चों। जीन मतलब ये है कि कोई सा भी एक लक्षण, जैसे मान लो अगर अपने मॉम डैड लंबे हैं तो हम लोग भी मोस्ट प्रोबेबली लंबे हो जाएंगे, तो ये लंबे होने का जीन है, ठीक है, इसलिए हम लोग भी लंबे हो गए। अगर वो बोने हैं तो हम भी बोने हो जाएंगे, इस टाइप से, ठीक है, ऐसा। सेकंड नंबर का लिखना युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। देखो ये पूरी ये सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप बस अभी लिखते चले, युग्म विकल्पी लिखना किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल जैसे पौधे की ऊंचाई को हमने जो पिछले में लिखा ना, जैसे पौधे की ऊंचाई है, अब ऊंचाई को हम लोग किस तरीके से बता सकते बोलो, या तो आप लंबापन बोल दो, या फिर लंबापन को कैपिटल टी से प्रदर्शित करना, या फिर आप बोनापन बोल दो, है ना, बोनापन को स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो इस एक गुण को
दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है ना, दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, लंबापन भी बोल सकते हैं और बोनापन भी बोल सकते हैं। आखिर होती तो ऊंचाई, हाइट में तो दोनों ही आएगा ना, कोई एक ज्यादा हाइट का होता है, कोई कम हाइट का होता है, पर हाइट तो है ना। तो लंबापन और बोनापन दोनों चीज इसके अंदर आती है, और इन दोनों को ही युग्म विकल्पी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, याद रखना आप ये, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग आता है बच्चों समयुग्मजी। समयुग्मजी, ठीक है। अब ये समयुग्मजी क्या आया? ठीक है, समयुग्मजी देखो, लिखो, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों ही युग्म विकल्पी एक समान हो, उसे समयुग्मजी कहते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि दोनों ही लक्षण, जैसे या तो कैपिटल टी हो जाए तो दोनों ही लंबेपन हो गए, है ना, या स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाए, दोनों एक जैसे है ना ये, तो ये समयुग्मजी है। ठीक है, विषम युग्मजी क्या होगा? एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा, ये हो जाएगा विषम युग्मजी, और एक जैसे होंगे तो समयुग्मजी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समयुग्मजी हो गया। अगला हेडिंग डाल के लिखे विषम युग्मजी। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है? 4th नंबर का विषम युग्मजी। विषम युग्मजी के अंदर लिखो, दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है, उसे विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना लगे हाथ में आपको एक बात और बता दूं कि एक कैपिटल और एक स्मॉल लिखने का मतलब यह है, आप भले एक ऊपर जहाँ पे अपनी कॉपी होती है ना, उस कॉपी के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इस तरीके से लिखे हैं, है ना। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो जगह होती है, यहाँ पे जहाँ हम डेट डालते हैं, यहाँ पर लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो अपन को लिख लेनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो, प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और अप्रभावी जीन को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना आप। मतलब कि जो कैपिटल वाला है ये प्रभावी जीन है और जो स्मॉल वाला है वो अप्रभावी जीन है। ठीक है बच्चों, ऐसा। अगला हेडिंग लिखो, लक्षण प्रारूप। लिखना बच्चों, लक्षण प्रारूप। ये अगला हेडिंग है, लिखो इसके अंदर, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, लिखो, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। अरे सीधी सी बात है, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं आपको, ठीक है, चश्मा लगाता हूं, है ना, छोटे बाल है, कलर गोरा है, पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है ना, लाइट पिंक, तो ये मेरी बाह्य प्रतीति है। ठीक है, इसको ही मेरा लक्षण प्रारूप बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, लैंग्वेज इतनी भयंकर लिखाते हैं कि ऐसा लगता है हाँ कुछ कोई बम फेंक दिया हो। ठीक है, बाकी आसान चीजें, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लक्षण प्रारूप, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, लंबे पौधे समयुग्मजी और विषम युग्मजी हो सकते हैं। ठीक है, या नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं, आप तो नॉर्मल लिख दो बस। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो, जीन प्रारूप, है ना, जिनकी जरूरत पड़ रही है वो बता रहा हूं। जीन प्रारूप, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। लिखो, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। आनुवांशिक रचना कैसे? जैसे अभी मैं बाहर से तो ऐसा दिख रहा हूं, अब मेरे अंदर क्या क्या आइटम है ना, अंदर से किस तरीके से मेरा शरीर बना है, किस तरीके से जीन आए हैं मेरे शरीर में, तो ये सब चीजें क्या कहलाएगी? जीन प्रारूप कहलाएगी। उस चीज की स्टडी क्या कहलाती है? जीन प्रारूप कहलाती है बच्चों। ठीक है, ऐसा। अब देखो, फिर आता है अगला, प्रभावी लक्षण। अगला हेडिंग लिखना आप, प्रभावी
लक्षण। अब प्रभावी लक्षण क्या चीज है, लिखो किसी सजीव, सॉरी लिखो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1, ऐसे लिखना F1, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त कर पाता है। सब समझा दूंगा मैं क्या है F1 F2, सब आसान है, सब समझ में आ जाएगा। अभी आगे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये सब चीजें जितनी भी मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। तो धैर्य बना के रखें। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला हेडिंग लिखें अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। अब जब प्रभावी F1 पीढ़ी में व्यक्त करने वाले को अपने आप को अभिव्यक्त कर दे वो प्रभावी, और जो नहीं कर पाए वो अप्रभावी। तो लिख दो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता हो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग लिखो एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है बच्चों। लिखना है इसके अंदर वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो कि अपना शरीर बना है, अब अपने शरीर के अंदर जो है भैया लंबापन भी है, फिर कलर के हिसाब से देखोगे तो गोरा कलर काला कलर तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं ना। लंबाई चौड़ाई एक अलग टाइप का लक्षण है ना, और गोरा होना काला होना अलग टाइप का लक्षण है। तो ऐसा संकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन करो। जैसे आप लंबाई का अध्ययन कर रहे हो तो फिर लंबाई का ही करो, ठीक है। अगर आप जो है कलर का अध्ययन कर रहे हो तो फिर कलर का ही करो। ऐसा नहीं कि आप एक से ज्यादा लक्षणों का अध्ययन करने लग जाओ, मतलब आप लंबाई का भी करने लग जाओ और कलर का भी करने लग जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर तो ऐसा संकर संकरण जिसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन करो, आप एक ही लक्षण की स्टडी कर सकते हो, वो कहलाता है एक संकर संकरण बच्चों, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद द्विसंकर संकरण, अगला हेडिंग लिखेंगे द्विसंकर संकरण। अब समझ ही गए होंगे आप तो कि सर इसके अंदर तो दो लक्षणों की स्टडी कर लो जिसके अंदर, है ना, मतलब कलर की भी कर लो और लंबाई की भी कर लो, ठीक है। तो लिखो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। समझ ही गए होंगे आप, है ना। वह लक्षण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा सकता है क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला अगर मैं आपको बोलूं त्रिसंकर, तो त्रिसंकर संकरण बोलो, क्या बोलोगे, जिसमें तीन लक्षणों की अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। तो लिख लो अपने हिसाब से कि जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा सकता है वो त्रिसंकर संकरण कहलाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर अगला आता है बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, ठीक है। तो बहुसंकर संकरण के अंदर क्या आएगा बच्चों, बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन कर लो जिसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा सके वो क्या कहलाएगा, बहुसंकर संकरण कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आता है परीक्षण परीक्षण संकरण। देखो यहां तक तो नॉर्मल चीजें है ना, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब लिख लो भले, आपको और आगे भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ये समझ में जब मैं आगे की चीजें समझाऊंगा उसके बाद यहाँ की चीजें थोड़ी समझ में आएगी, बट अपन एक नोट्स पूरा कर लेते हैं, ठीक है, समझ में सब कुछ आ जाएगा बस, ठीक है। परीक्षण संकरण,